हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं कक्षा 4 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक एकतारा भाग 2। इसमें से बच्चों हमने बहुत सारे लेसन जो आपके अध्याय पाठ दिए हुए हैं, पाठ 5 तक हमने कर चुके हैं, हम कर लिए हैं। आज हम कराएंगे इसमें पाठ नंबर 6। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इस पाठ में। पाठ का नाम है माँ ने बनाया घेवर। सबसे पहले दे रखा है, आइए चर्चा करें। सीमा और मोनू को उनकी माँ ने एक घेवर बनाकर दिया। तुम दोनों घेवर को बराबर बराबर बांट लो। ठीक है ना बच्चों, एक घेवर दिया है और कह दिया उनको कि इसे तुम बराबर बराबर बांट लो। यह लो, मैंने इसे आधा आधा कर दिया। तो जो सीमा है उसने उसको आधा आधा कर दिया। तो मोनू कहता है, माँ देखो ना, मुझे तो ये छोटा वाला टुकड़ा दे रही है और कहती है बराबर ही तो है। क्या ये दोनों टुकड़े बराबर हैं? मोनू ने दोनों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर दिखाया। आप घेवर को दोनों में बराबर बराबर कैसे बांटोगे? माँ कहती है, सीमा ये लो तुम्हारा आधा घेवर। मोनू को कितना घेवर मिला? तो यहाँ आधा घेवर अगर सीमा को दे दिया है तो मोनू को कितना मिलेगा? आधा घेवर मिलेगा। ठीक है ना। मोनू अपना घेवर के टुकड़े से फिर दो बराबर बराबर टुकड़े कर एक टुकड़ा माँ को देती है। यह लो, आधे का भी आधा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आधे का आधा चौथाई होता है। एक घेवर के 4 बराबर भाग करें तो हर भाग चौथाई भाग होता है। ठीक है, तो बच्चों चौथाई भाग आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक रोटी के अगर 4 टुकड़े करते हैं तो एक टुकड़ा एक चौथाई भाग कहलाता है। ठीक है। अब है जमीन का बंटवारा। एक किसान अपने 2 बच्चों को जमीन का बंटवारा करना चाहता है। आप जमीन को कितने तरीकों से बांट सकते हैं? तो जमीन देखिए किस आकृति की है। तो इसको महेश ने ऐसे बांटा है, शांति ने इस तरह से बांटा है दूसरी तरीके से। ठीक है ना। और उषा ने इस तरह से बांटा है। तो आइए हल करें। क्या तीनों ने जमीन का बराबर बराबर बंटवारा किया है, हाँ या नहीं? तो यहाँ हमारा उत्तर है नहीं, क्योंकि उषा ने जो बांटा है वो बराबर बराबर नहीं बांटा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और बताइए कि किसने बराबर बराबर बंटवारा किया है। आपको कैसे पता लगा? तो यहाँ महेश ने और शांति ने बराबर बराबर बंटवारा किया है, क्योंकि यदि इस टुकड़े को इस टुकड़े के ऊपर रखेंगे या इस टुकड़े को इस टुकड़े के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, एक जैसे मिल जाएंगे। ठीक है। किसान के दोनों बच्चों को कितनी कितनी जमीन मिलेगी? तो आधी आधी, क्योंकि आधा आधा बांटा है हिस्सा, तो आधी आधी जमीन मिलेगी। आइए चर्चा करें। एक आयताकार कागज लीजिए, कागज को मोड़कर 2 बराबर हिस्सों में बांटिए। तो बच्चों एक एक कागज है यहाँ पर इतना बड़ा, इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, मोड़ लिया है हमने। एक आधे हिस्से में रंग भरिए। तो एक आधे हिस्से में हमने क्या किया है? रंग भर दिया है। बताओ आयताकार कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? तो रंगीन हिस्सा कितना हो गया? 1। आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने हैं? 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। आधे को संख्या में लिखने का तरीका है 1/2, यानी एक भरा हुआ हिस्सा कितने में से? 2 में से है। इसे पढ़ने का तरीका है 1/2, और इसका मतलब 2 बराबर हिस्सों में से 1। ठीक है। एक आयताकार कागज लेकर उसके 1/4 हिस्से में रंग भरिए। बताओ आयताकार कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? तो 1 है। यहाँ चित्र में देखिए नीचे, आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने हैं? 4। तो 1/4 को लिखना होता है 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1। आइए प्रयास करें। आकृति को 4 बराबर भागों में बांटिए। आप इसे कितने तरीके से 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं? तो बच्चों इसको हम, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से और यहाँ से बराबर मोड़ लें, तो एक तरीका तो ये हो गया और 4 बराबर भाग हो जाएंगे। दूसरा तरीका है यहाँ से बीच में से इस तरह से इसको बांट लें, तो ये भी 4
भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक भाग कितना है, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4। ठीक है। समझ कर बताइए, 1 रोटी, 1/4 रोटी, 2/4 रोटी, 3/4 रोटी और 4/4 रोटी। तो बच्चों देखिए, एक पूरी रोटी थी जिसके 4 टुकड़े कर दिए। अगर एक टुकड़ा लेते तो 4 भाग में से, मतलब एक रोटी में से 4 भाग हुए थे, तो 4 में से एक रोटी यानी 1/4 रोटी। और 4 हिस्सों में से अगर हमने 2 हिस्से ले लिए तो 2/4 रोटी, कि 4 में से 2 हिस्से लिए। और 3/4 रोटी का मतलब है 4 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से ले लिए, तो 3/4 रोटी। और 4/4 यानी चारों के चारों हिस्से ले लिए तो 4/4 रोटी, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है। यहाँ आधा 1/2 चित्र दिखाया गया है। आप बचे हुए आधे भाग का चित्र बनाकर पूरा कीजिए। तो ये चित्र आपको बनाना है, मैंने यहाँ बना दिया है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है और रंग भी भरना है। ठीक है। तो ये आप अपने आप से कर लें। ये देखिए, मैंने सारे हिस्से ये पूरे कर दिए हैं। अब केवल आपको रंग भरना है। फिर है छायांकित भाग के लिए भिन्न बनाइए। छायांकित भाग, छायांकित भाग देखिए इसमें कितना है, 1 2 3। तो 3 बटे कुल कितने हिस्से हैं, 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3, तो 3/8 लिखेंगे। यहाँ पर भी 8 हिस्से हैं टोटल। और छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 लिख देंगे इसको। यहाँ पर 8 में से कितने छायांकित भाग हैं, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 4/8, यानी कि 8 में से 4 भाग छायांकित है। यहाँ पर 1 भाग छायांकित है तो 1/8 लिख देंगे। ठीक है। फिर नीचे देखिए, कुल हिस्से कितने हैं इसके, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे तो लिखेंगे 9। और कितने छायांकित है, 8 भाग छायांकित है, तो 8/9, यानी कि 9 में से 8 भाग छायांकित है। यहाँ 9 में से 1 2 3 4 भाग छायांकित, 4/9 लिख देंगे। यहाँ 3 भाग छायांकित है तो 3/9 लिख देंगे। और यहाँ 6 भाग छायांकित है तो यहाँ 6/9 लिख देंगे। ठीक है। फिर देखिए नीचे, यहाँ 4 भाग हैं टोटल। 4 में से 2 भाग छायांकित है तो 2/4। यहाँ 9 में से 8 भाग छायांकित है तो 8/9। यहाँ 4 में से 1 भाग छायांकित है तो 1/4। और यहाँ पर 7 में से 3 भाग छायांकित है तो 3/7 लिखेंगे। अब देखिए, दी गई भिन्न के अनुसार आकृतियों को छायांकित करिए। तो यहाँ पर भिन्न दी हुई है 1/2, यानी कि हमको 1 में से 2 में से 2 में से 1 भाग को छायांकित करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 भाग तो हमने यहाँ भर दिया, 1 और भर देंगे। ठीक है ना। तो ये 2 भाग छायांकित हो जाएंगे 4 में से, 4 में से 2 या फिर 2 में से 1, एक की बात है। ठीक है ना। 4/2 को हम ऐसे लिखते हैं, 2/4 को हम ऐसे लिखते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। तो इस तरह से इसके हम 2 भाग को, यहाँ मैंने 1 किया है, आप 2 कर लेना इसको। फिर 3/4, यानी कि 3/4 हिस्सों को भरना है, तो मैंने 3/4 हिस्से भर दिए। फिर 4 में से 3 को भरना है, यहाँ भी मैंने 4 में से 3 को भर दिया है। फिर देखिए आगे, यहाँ भिन्न दी हुई है 1/4। 4 में से 1 भाग भरना है तो 1 भाग छायांकित किया है। 1/2 यानी कुल हिस्से में से आधे भरने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 3 हिस्से भर दो तो आधा हो जाएगा। फिर यहाँ 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्से भरने हैं, तो 1 2 3 और चौथा हिस्सा हमने खाली छोड़ दिया, तो 3/4 इस तरह से भर देंगे। आइए कुछ और भिन्नों पर चर्चा करते हैं। चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश, जो रंगीन हिस्से हैं, भरे हुए भाग होते हैं, उनको हम अंश कहते हैं। और चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर, जो कुल हिस्से होते हैं उनको कहते हैं हर। अंश को हमेशा ऊपर लिखते हैं और हर को हमेशा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ कुल हिस्से कितने हैं, 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से छायांकित कितने हैं, 2, तो रंगीन हिस्से 2 लिख दिए। कुल हिस्से 8
और भिन्न बन जाएगी 2/8। इसी तरह से यहाँ दूसरे में देखिए, यहाँ 4 भाग कुल हैं और 1 भाग रंगीन है, तो 1 भाग रंगीन, 4 भाग कुल और भिन्न संख्या बन जाएगी 1/4। इसी तरह से इसमें देखिए कुल 9 भाग हैं और 4 इसमें छायांकित भाग हैं यानी रंगीन भाग हैं, तो 4 अंश, 9 हर और 4/9 भिन्न। फिर यहाँ रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितना है 1 इसमें से, और कुल हिस्से कितने हैं 2 जो कि हर कहलाते हैं, और संख्या भिन्न बन जाएगी 1/2। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि भिन्न क्या होती है। फिर यहाँ देखिए कुल टोटल भाग है 8, 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल भाग है 6, और जिसमें से रंगीन हिस्से कितने हैं तो 2, तो 2 तो होगी अंश, 6 होगी हर नीचे का, और संख्या भिन्न बन जाएगी 2/6। ठीक है, इधर 2 भाग हैं, 2 में से 1 हिस्सा रंगीन है तो अंश कहलाएगा 1, हर कहलाएगा 2, और भिन्न संख्या बन जाएगी 1/2। अब हमने ये समझ लिया है, तो आइए प्रयास करें। कुल बराबर भाग 4 हैं, छायांकित भाग है 1, तो भिन्न बन जाएगी 1/4, जिसमें से अंश क्या है 1 और हर क्या है 4। फिर 12 कुल बराबर हिस्से हैं, छायांकित भाग है 3, तो 3/12 भिन्न बन जाएगी, अंश 3 और हर 12। फिर यहाँ कुल 8 हिस्से हैं जिसमें से 5 छायांकित है, तो 5/8 भिन्न बन जाएगी, अंश कहलाएगा 5 और 8 कहलाएगा हर, नीचे की संख्या जो होती है वो हर कहलाती है। फिर यहाँ पर भिन्न दे रखी है 3/5, तो छायांकित भाग होंगे 3 और कुल भाग होंगे 5, जो नीचे के हैं वो कुल भाग होते हैं, और अंश 3 और हर 5। ठीक है, निम्नलिखित को भिन्न रूप में लिखिए। 4 में से 3 तो 3/4, 7 में से 5 5/7, 10 में से 7 7/10, 11 में से 13 तो 13/11। फिर है उदाहरण 2/7, 6/7, 3/7, 5/7, 4/7 को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, 6/7 पहले आ जाएगी, 5/7 उसके बाद में, फिर 4/7, फिर 3/7, फिर 2/7। अब है आइए हल करें। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। 3/2, 1/2 और 5/2 में से कौन सी बड़ी है 5/2, तो 5/2 पे हमने घेरा लगा दिया है। फिर दूसरे में देखिए 4/3, 2/3 और 1/3 में से 4/3 बड़ी है, इस पे गोल घेरा लगा दिया है। फिर 5/7, 2/7, 6/7 में से 6/7 बड़ी है, ये 4/8, 5/8 और 3/8 में से 5/8 बड़ी है। ठीक है, इस पर गोल घेरा लगा दीजिए। फिर है दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। अब घटते क्रम में लिखना है यानी कि सबसे बड़ी पहले लिखनी है, तो 3/5, 1/5 और 4/5। सबसे बड़ी है 4/5, उससे छोटी है 3/5 और उससे छोटी है 1/5। और यहाँ 4/7, 3/7 और 6/7 में से सबसे बड़ी 6/7, उससे छोटी 4/7, उससे छोटी 3/7। फिर प्रश्न है दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर हमको सबसे छोटी पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 1/5, 5/5 और 3/5, तो सबसे छोटी है 1/5, उससे बड़ी 3/5 और सबसे बड़ी 5/5। 3/4, 1/4 और 2/4 में से सबसे छोटी 1/4, उससे बड़ी 2/4 और उससे बड़ी 3/4। आइए चर्चा करें। मेरे पास 24 कंचे हैं, मुझे आधे कंचे दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। पास खड़ा तीसरा बच्चा कहता है 24 कंचों के आधे कंचे कितने होंगे, तो 24 में से जो आधे हैं उन पर हम घेरा बना देते हैं, यानी कि 12 कंचे, तो 24 के आधे कंचे हो जाएंगे 12। ठीक है, नन्नू को मौसी ने 100 रुपये देते हुए कहा कि तुम और कुकू आधे आधे रुपये बांट लो, तो मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे। बच्ची कह रही है मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे। 100 रुपये का अलग अलग तरीके से बंटवारा कीजिए। अब अलग अलग तरीके से देखो कैसे बंटवारा करेंगे। 100 का आधा, 100 का आधा, ये 20 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है, तो कितने हो गए 50। 20 और 20 40 और 10 50। 100 का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 25, तो 20 का नोट और 5 का नोट, तो 25 हो गए। फिर 100 का 3/4 यानी कि 3 हिस्से लेने हैं 100 में से,
तो 25, 25, 25 3 हिस्से हो जाएंगे। तो हमने कैसे बांटे हैं इसको? 20, 20, 20, 10। तो 20, 40, 60 और 70 और 5 75। तो 75 हो गए, ठीक है ना, 3 हिस्से। अब है आइए शून्य को समझें। 476 ईस्वी में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ। वे 5वीं शताब्दी में गणित और खगोल शास्त्र के में सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य को एक स्थान धारक रूप में उपयोग किया, जिससे बड़ी संख्याएं लिखना संभव हुआ, जैसे कि 10, 100, 205 आदि। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अगर जीरो लिखना नहीं आता या जीरो जानते ही नहीं हम क्या होता है, तो हम 10 नहीं लिख सकते थे, केवल 9 तक ही आगे बढ़ सकते थे। उन्होंने यह समझाया कि संख्या में कोई अंक नहीं है तो वहाँ शून्य का उपयोग करना चाहिए ताकि सही मान पता चल सके। उदाहरण के लिए 105 में जीरो दिखाता है कि दहाई पर कुछ नहीं है। आर्यभट्ट की इस खोज से गणित में गिनती और गुणा भाग करना बहुत आसान हो गया। उनकी यह खोज आज भी हमारे काम आती है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि गणित के विकास में यह खोज बहुत महत्व रखती है। ठीक है ना। शून्य का उपयोग दो तरह से होता है, एक स्थान धारक के रूप में और दूसरा एक संख्या के रूप में। ठीक है। तो संख्या के रूप में शून्य कैसे लिखते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि शून्य एक संख्या है, तो 5 में से 5 को माइनस किया तो कितने बचे? 0। तो यहाँ कुछ भी नहीं होने की स्थिति में हम शून्य संख्या से दर्शाते हैं। अगर किसी टोकरी में 3 सेब थे और सारे सेब खा लिए तो अब टोकरी में शून्य सेब हैं। अगर एक बच्चा 2 रुपये में से 2 टॉफ़ी खरीदता है और उसके पास 2 रुपये ही थे, तो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपये बचे? 0 रुपये बचे। स्थान धारक के रूप में शून्य क्या होता है? जब हम 10 लिखते हैं तो 1 का मतलब होता है 10 और 0 दिखाता है कि इकाई के स्थान पर 1 भी नहीं है। दहाई के स्थान पर तो 1 है और इकाई के स्थान पर 1 भी नहीं है। यदि शून्य न हो तो 10 को सिर्फ 1 माना जाएगा, जिससे अर्थ बदल जाएगा। अगर हम 10 में से शून्य को हटा दें तो 1 ही रह जाएगा। जैसे 10 में शून्य दिखाता है कि इकाई पर 1 भी नहीं है, मतलब एक भी संख्या नहीं है, यानी कि शून्य है। 100 में 2 शून्य दिखाते हैं कि वह 100 है, केवल 1 नहीं। सैकड़ा के स्थान पर 1 है और इकाई और दहाई के स्थान पर 1 भी नहीं है या शून्य है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, इकाई पे 0, दहाई पर 0 और सैकड़ा पर 1। तो सैकड़ा पर 1 को लिखने का मतलब है, इसका मतलब 100। 205 में शून्य दिखाता है कि दहाई के स्थान पर 1 भी नहीं है और इकाई पर 5 है। 1804 में शून्य दिखाता है कि 1000 के स्थान पर 1 है, वहीं सैकड़ा और इकाई के बीच में कोई संख्या नहीं है। अब है अभ्यास कार्य। संख्याओं में शून्य किस स्थान पर है लिखिए। तो यहाँ देखिए, 1025 में सैकड़ा के स्थान पर है शून्य। 3064 में सैकड़ा के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना। फिर 4090 में इकाई और सैकड़ा के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दो जगह पे शून्य है। फिर 8001 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य दिया हुआ है। फिर है चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखिए। तो यहाँ 2 भाग हैं कुल, 1, 2, 2 में से 1 छायांकित है तो 1/2 लिख देंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4 भाग में से 3 भाग छायांकित है तो 3/4 लिख देंगे। और यहाँ 1, 2, 3, 4 में से 1 भाग छायांकित है तो 1/4 लिख देंगे। और यहाँ 1, 2, 3 में से 1 भाग छायांकित है, सॉरी 1/4 नहीं लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 1/3 लिखेंगे। फिर है, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ देखिए 1/5, तो हमको इसके 5 भाग करने हैं बराबर बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में से 1 भाग को छायांकित करना है तो मैंने कर दिया है। फिर यहाँ इसमें 3 भाग करने हैं बराबर बराबर, जिसमें से 2 भागों को छायांकित करना है। फिर यहाँ पर 4 भाग करने हैं क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है, और 1 भाग ऊपर यानी कि छायांकित करना है। और यहाँ पर 3/4 का मतलब है 4 में से 3 भाग को छायांकित करना है। ठीक है। अब चौथा सवाल है, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 में से 1 भाग छायांकित है
तो इसको यहाँ से मिला देंगे। इसमें 4 में से 1 भाग छायांकित है, इसमें 3 में से 1 भाग छायांकित है, इसमें 6 में से 1 भाग छायांकित है। तो इस तरह से इनको मिलान कर देंगे। फिर है सवाल नंबर 5। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह जो है वो लगाना है। ठीक है ना। तो ये दे रखा है चित्र, इसमें 1 भाग भरा हुआ है तो 1/4 भिन्न हो गई, और यहाँ भी 1 भाग भरा हुआ है 1/4, तो दोनों बराबर हो गई, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। फिर यहाँ 2/4 और यहाँ 3/4, तो बड़ा कौन सा है छायांकित भाग? 3/4, इसलिए इसकी तरफ बड़ा चिन्ह खोल के बना दिया है। ठीक है। और इसमें से 8 में से 5 भाग भरे हुए हैं और यहाँ 8 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो बड़ा कौन है? 5/8, तो इधर चिन्ह लगा दिया है हमने। ठीक है। फिर है उचित स्थान पर बड़ा, छोटा या बराबर के चिन्ह लगाइए। 3/8 और 1/4, तो यहाँ पर 3/8 बड़ी संख्या है। फिर 1/2 और 3/4 में से 3/4 बड़ी है। 5/8 और 3/4 में से 3/4 बड़ी है। 1/4 और 1/8 में से 1/4 बड़ी है। 4/8 और 4/8 दोनों बराबर हैं। 7/8 7/8 दोनों बराबर हैं। 1/2 1/2 दोनों बराबर हैं। 1/4 1/4 दोनों बराबर हैं। फिर दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। ठीक है ना। सबसे छोटी पे लगाना है, तो 5/9 7/9 और 9/9, तो यहाँ सबसे छोटी है 5/9। 4/11 9/11 2/11 में से 2/11 छोटी है। 1/5 7/5 और 5/5 में से 1/5 छोटी है। 3/10 5/10 और 7/10 में से 3/10 छोटी है। फिर है दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी सबसे छोटी पहले लिखनी है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। 1/7 5/7 3/7, तो सबसे छोटी है इनमें 1/7, फिर उससे बड़ी 3/7, फिर 5/7। 3/5 1/5 और 2/5 में से 1/5 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 2/5 और उससे बड़ी 3/5। ठीक है। तो ये बड़ी छोटी संख्या हमको समझ में आ गई होंगी, और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में आपको पाठ के अंदर के सवाल और बाहर के सवाल, अभ्यास कार्य के सवाल सभी हल करवा दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी वीडियो डालते रहें। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको भिन्न संख्याएं समझ में आई या नहीं। इनको समझने के लिए बार बार प्रयास की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, तो आप बार बार में प्रयास कीजिए।